नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश जोशी है और iExam में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब एंड सिंध बैंक में भारत सरकार ने जो 5,500 करोड़ का रिकैपिटलाइजेशन किया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस 5,500 करोड़ इन्वेस्ट करने में भारत सरकार का एक पैसा भी नहीं लगा। भारत सरकार ने ये काम किया जीरो कूपन बॉन्ड की तरीके से, और उस पर आरबीआई ने अभी कुछ कंसर्न रेज किए हैं। आखिर आरबीआई के ऑब्जेक्शंस हैं क्या, इस वीडियो में हम आज बात करेंगे। रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक होता क्या है, इसकी क्या जरूरत पड़ रही है, और गवर्नमेंट ने किस तरीके से ये जीरो कूपन बॉन्ड इशू किए और सेम अमाउंट को पंजाब एंड सिंध बैंक में इन्वेस्ट किया। ये कोई एक इनोवेटिव तरीका है या कोई एक फाइनेंशियल जगलरी चल रही है, बस किताबों को घुमाया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को अभी प्रेस कीजिए। सारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। पहले मैं आपको समझाता हूँ जीरो कूपन बॉन्ड क्या है। एक पेपर है जिसपे एक तरीके की गारंटी है कि किसी को पैसा देंगे तो वो आदमी आपको बॉन्ड दे रहा है। समझ रहे हैं, ये आप एक बॉन्ड समझ लीजिए, एक पीस ऑफ पेपर है। आज के डेट में बॉन्ड पेपर में नहीं मिलता है, क्योंकि अब सारी सिक्योरिटीज डीमेट फॉर्म में, डीमेटलाइज फॉर्म में मिलती हैं। लेकिन समझने के लिए आसानी रहेगी, तो एक बॉन्ड है। आपने सपोज 10,000 रुपये दिए भारत सरकार को, आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, भारत सरकार ने आपको बॉन्ड दिया। या किसी कंपनी को आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, कंपनी ने आपको एक बॉन्ड दिया। बॉन्ड एक पेपर है कि आपको 1 साल बाद या 5 साल बाद, जैसा भी बॉन्ड में लिखा है, आपका पैसा वापस मिलेगा। कूपन इंटरेस्टिंग चीज है। तो कूपन क्या होते थे? कूपन बेसिकली एक इंटरेस्ट पेमेंट का तरीका है कि अगर आप सपोज कर लीजिए इस बॉन्ड में 25 कूपन है, टोटल 25 कूपन है। ये मान लेते हैं ये बॉन्ड 25 मंथ्स का है और हर महीने आपको एक कूपन एनकैश कर लेना है। तो आप एक कूपन जो है अपना लेके 100 रुपए की पेमेंट लिखिए। आपने 10,000 रुपये जमा किए थे, तो आपने बॉन्ड में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं जो बॉन्ड पे लिखे हुए हैं, और 100 रुपए के आपको 25 कूपन मिल गए 25 महीने। तो 25 महीने में आप इनसे 100 रुपए आप ले सकते हैं ये कूपन को एनकैश करा के। लेकिन जिस बॉन्ड में कूपन होता ही नहीं है उसको हम बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। तो उसमें क्या है, जैसे आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, आपको आपका 10,000 रुपया वापस मिलेगा अगर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया सपोज। और जो मैंने एग्जांपल दिया, आपको 100 रुपए के 25 महीने तक कूपन के बदले रिपेमेंट मिलता रहेगा। इसको अपना ब्याज समझ सकते हैं, और 100 रुपए का जो आपका मूलधन है वो आपको 25 महीने बाद वापस मिल जाएगा। ये होता है इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड के केस में। कूपन बेयरिंग बॉन्ड के केस में इनको बोलते हैं आपके कूपन। जैसे आप कूपन फाड़ते हैं ना, उस तरीके से समझ लीजिए। लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है, कोई कूपन होता ही नहीं है। आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, 10,000 रुपये क्या है, बॉन्ड की फेस वैल्यू है। बॉन्ड की वैल्यू 10,000 रुपये है, उस पर लिखी हुई है। इसका मतलब बॉन्ड जब मैच्योर होगा तब आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन इसमें कूपन कुछ भी नहीं है, तो बीच में कोई कूपन रिपेमेंट नहीं है। तो प्रश्न ये आएगा कि फिर कौन जीरो कूपन बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जीरो कूपन बॉन्ड अगर 1,000 रुपया या 10,000 रुपया, हमने बात की थी 10,000 रुपया उसकी फेस वैल्यू है, तो वो उससे कम में बिकते हैं मार्केट में। यानी कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे होंगे, अगर हम 25 महीने की बात कर लेते हैं, ये बॉन्ड खरीदते वक्त हो सकता है आपको 9,000 रुपये का पड़ा हो। तो हुआ कि आपने 9,000 रुपये दे के एक 10,000 रुपये की वैल्यू वाला बॉन्ड खरीद लिया। 25 महीने बाद आपको 10,000 रुपये मिल गए आपके वापस। इसमें आप बोल सकते कि मेरा 9,000 प्रिंसिपल मिल गया और 1,000 रुपया मुझे 25 महीने में इंटरेस्ट मिल गया, जिसको आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट आया, कितना आपने इस पे ब्याज कमाया। तो खासियत क्या होती है जीरो कूपन बॉन्ड की, नॉर्मली ये कम कीमत पे बेचे जाते हैं, सोल्ड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब जब कोई चीज उससे कम कीमत में बेची जाती है उसको डिस्काउंट बोलते हैं ना। 10,000 रुपये का था, 9,000 रुपये मिला, तो 1,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया, इसको बोलते हैं सोल्ड एट डिस्काउंट। जीरो कूपन बॉन्ड की खासियत क्या है कि दीज आर मोस्टली सोल्ड एट डिस्काउंट, तभी इन्वेस्ट करने वाले को कुछ फायदा मिलेगा। अगर ये सेम प्राइस पे बिका, 10,000 रुपये ही इसका वैल्यू थी और 10,000 पे इसको बेचा, तो उसको बोलते हैं एट पार। ठीक है जी, एट पार मीन्स इक्वल वैल्यू पे है, एट पार। और अगर ज्यादा कीमत पे कभी बिका, आप हाइपोथेटिकली मान लीजिए, किन कंडीशन में होता है मैं अभी बात नहीं करना चाहता उस पे, तो अगर किसी भी चीज की कीमत, जो आपको कीमत चुकानी पड़ रही है, वो उसकी वैल्यू से ज्यादा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम पे मिल रहा है, एट प्रीमियम। तो अगर सपोज 10,000 रुपये का ये जो बॉन्ड है आपने 11,000 में खरीदा या 10,001 में भी खरीदा, तो ये 1 रुपये का आपने उस पर प्रीमियम दिया है ना। अगर ये 10,000 प्लस 1 में खरीदना पड़ा आपको, तभी ये 1 रुपया आपका प्रीमियम हो गया और यहाँ पर डिस्काउंट हो गया।
तो नॉर्मली जीरो कूपन बॉन्ड में डिस्काउंट में चलते हैं क्योंकि तभी उसको फायदा है इन्वेस्ट करने वाले को। अब जो बैंक के रिकैपिटलाइजेशन की कहानी है तो उसके लिए पंजाब एंड सिंध बैंक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका मतलब है रिकैपिटलाइजेशन, कैपिटल को डालना फिर से। कैपिटलाइजेशन मतलब कैपिटल डालना। तो कैपिटल क्या होती है? किसी भी कंपनी की पूंजी होती है जो कंपनी को चलाने के लिए जरूरी होती है। अगर हम कैपिटल की बात करें, पंजाब एंड सिंध बैंक की बैलेंस शीट ली है मैंने यहाँ पे 30 सितंबर की, अगर देख लेते हैं तो इसमें लैक्स में है ये फिगर। 701 करोड़ की यहाँ पे कैपिटल है। पहले मार्च में भी इतनी थी, कोई नया कैपिटल एडिशन हुआ नहीं यहाँ पे। तो 701 करोड़ की कैपिटल है पंजाब एंड सिंध बैंक की। अब जब हम बोल रहे हैं रिकैपिटलाइज करना है, इसका मतलब कैपिटल को बढ़ाना है। जब आप देखेंगे मार्च की बैलेंस शीट जो आएगी उसमें कैपिटल बढ़ चुकी होगी। और जब हम कैपिटल में काउंट करते हैं तो एक्चुअली जो बैंकों के रिजर्व एंड सरप्लस हैं, क्योंकि वो उन्होंने अपने जो पिछले सालों की कमाई है उससे जमा किए हुए हैं, तो वो भी एक तरीके का कैपिटल बेस है। सिंप्लिसिटी के लिए ले लेते हैं कि अगर ये 43 है और ये 700 करोड़ है, अगर ये मान लेते हैं हम इनको मिला के ये 5000 करोड़ का कैपिटल बेस बना, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस को भी हम कैपिटल बेस में काउंट कर लेते हैं। तो अगर ये 5000 करोड़ का आज का कैपिटल बेस बना तो इसमें अगले साल 5500 करोड़ और ऐड होने वाला है, यानी कि पंजाब एंड सिंध बैंक की कैपिटल बेस लगभग डबल होने वाला है। इसका फायदा क्या है? क्यों कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन? क्योंकि जितनी किसी बैंक की पूंजी होती है उसी के अनुसार वो बैंक लोन दे सकता है। ये कैसे? रेशियो होता है CRAR, कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो। जो कैपिटल टू रिस्क एडिक्वेसी रेशियो है, कैपिटल जो है रिस्की एसेट्स का, रिस्क वेटेड एसेट्स, यानी कि जो सारे एसेट्स हैं उनकी वैल्यू मान लीजिए आप। अलग अलग रिस्क वेट होता है। जैसे रियल एस्टेट को जो एसेट्स हैं, एसेट्स क्या है? बैंक के लोन हैं या बैंक के इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि बॉन्ड में इन्वेस्ट किया तो उनमें रिस्क जीरो होता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है तो उनमें रिस्क जीरो होता है, लेकिन अलग अलग टाइप के एडवांसेज में लोन्स में ज्यादा कम रिस्क होता है। तो ये जो कैपिटल है RBI गाइडलाइन के हिसाब से रिस्क वेटेड एसेट्स का 9% होना चाहिए कम से कम। तो अगर 5000 करोड़ कैपिटल है तो रिस्क वेटेड एसेट्स कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? ये हो सकते हैं मैक्सिमम करीब 55,555 करोड़। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे करीब 56,000 करोड़ के तो एडवांस हो ही गए हैं। अगर मैं ये मान लेता हूँ ये सारे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड में भी हैं, तो अब बैंक को कैपिटल चाहिए अपने एडवांसेस बढ़ाने के लिए, अपने लोन बढ़ाने के लिए। नहीं तो बैंक ये CRAR रेशियो जो है 9% से कम हो जाएगा, 9% से कम हो जाएगा, और वो बैंक के लिए टफ सिचुएशन हो जाएगी क्योंकि बासल गाइडलाइन पूरा नहीं कर पा रहा होगा। कैपिटल बढ़ाने का ये फायदा होता है, इसलिए बैंकों को कैपिटल की जरूरत होती है, इसलिए अपने को रिकैपिटलाइजेशन चाहिए। और आप देख रहे होंगे कि बैंकों की कैपिटल कम क्यों होती जा रही है? क्योंकि बैंकों में लॉस बढ़ता जा रहा है। उनका जो NPA है, ग्रॉस NPA की फिगर RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बोलती है कि वो बढ़ सकती है और ज्यादा, और लास्ट ईयर भी काफी ज्यादा थी। तो जब NPA बढ़ता है तो वो बैंकों को घाटा होता है। वो घाटा जो है बैंकों के प्रॉफिट्स कम करता है, जिससे अगर लॉस हो गया तो कैपिटल बेस भी कम हो जाएगा, कैपिटल डाइल्यूट हो जाएगी। तो ग्रॉस NPA रेशियो बैंकों का काफी ज्यादा, एक्चुअली सितंबर 20 में देखेंगे तो 7.5% है। ये भी NPA बढ़ने का कारण है, इसलिए बैंकों को रिकैपिटलाइजेशन की जरूरत है। अब अगर हम इस ट्रांजेक्शन को समझें, इसमें हुआ क्या? ये जीरो कूपन बॉन्ड क्यों फाइनेंशियल जगलरी है या इनोवेशन है? बहुत इंटरेस्टिंग है। तो भारत सरकार ने, क्योंकि भारत सरकार ओनर है इन सब की बैंकों की, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग लिखा है, तो भारत सरकार ने इसमें कैपिटल डालनी थी। अब भारत सरकार के पास पैसे नहीं है, तो भारत सरकार ने क्या किया? बॉन्ड इशू किया, ठीक है, और जीरो कूपन बॉन्ड, जिसमें कि कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, क्योंकि कूपन बॉन्ड में तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। तो इन्होंने पंजाब एंड सिंध बैंक को बोला हम बॉन्ड इशू कर रहे हैं, तुम बॉन्ड खरीद लो। इंटरेस्टिंग। अब पंजाब एंड सिंध बैंक के पास तो पैसा है, डिपॉजिट है, तो उन्होंने वो 5500 करोड़ के जीरो कूपन बॉन्ड खरीद लिए और पैसा दे दिया भारत सरकार को, ठीक है। जो कैश है वो भारत सरकार के अकाउंट में चला गया, बॉन्ड पंजाब एंड सिंध बैंक ने खरीद लिए। दूसरी ओर भारत सरकार ने जो कैश है ये यूज किया और पंजाब एंड सिंध बैंक को दे दिया 5500 करोड़। इसके बदले पंजाब एंड सिंध बैंक ने क्या दिए भारत सरकार को? अपने शेयर्स, उतने मूल्य के 5500 करोड़ के शेयर्स दे दिए। सिंपल ट्रांजेक्शन। अब पंजाब एंड सिंध बैंक को क्या मिल गया? 5500 करोड़ की कैपिटल मिल गई। अब इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी तो ये ज्यादा लोन दे पाएगा। भारत सरकार को क्या करना पड़ा? कुछ भी नहीं, क्योंकि इन्होंने
ये पैसा तो बैंक से लिया था, बॉन्ड इशू किए और इस बॉन्ड पे भारत सरकार को ब्याज भी नहीं देना है। तो इसी को लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत इनोवेटिव टूल है टू फंड पब्लिक सेक्टर बैंक, क्योंकि इससे भारत सरकार का जो डेफिसिट है, जो घाटा है, वित्तीय घाटा, वो बढ़ नहीं रहा है। भारत सरकार को तो कोई कॉस्ट आई ही नहीं। और ये 5,500 करोड़ के नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग बॉन्ड जो एट पार खरीदे बैंक ने, मैंने आपको समझाया था इसी वीडियो में कि एट पार खरीदे, सेम दाम पे खरीदे और इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना है बैंक को भी नहीं। और मार्केट में इसको कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये फाइनेंशियल इल्यूजन है, कुछ लोग बोल रहे हैं ये तो बहुत ग्रेट इनोवेशन है भारत सरकार का। 10 से 15 साल की मेच्योरिटी वाले ये बॉन्ड है और यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि ये जो जीरो कूपन बॉन्ड है बाकी ट्रेडिशनल जीरो कूपन बॉन्ड से अलग हैं, क्योंकि ये एट पार इशू हुए हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अदरवाइज जीरो कूपन बॉन्ड नॉर्मली डिस्काउंट पर चलते हैं, लेकिन इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पंजाब एंड सिंध बैंक क्यों इन्वेस्ट कर रहा है बिना इंटरेस्ट के बॉन्ड में? क्योंकि उसको इससे वापस कैपिटल मिलने वाली है और जब ये बॉन्ड मैच्योर हो जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पंजाब एंड सिंध बैंक को उनके 5,500 करोड़ रुपए वापस कर देगी। ध्यान से पढ़ें तो आपको मालूम पड़ेगा कि जीरो कूपन बॉन्ड्स जो नॉर्मली इशू होते हैं, प्राइवेट कंपनी भी इशू करते हैं, दे आर इशूड एट डिस्काउंट, लेकिन ये स्पेशल बॉन्ड है भारत सरकार के, तो ये ट्रेडेबल है एट पार। और एट पार कौन लेगा इसको? वही बैंक लेगा जिस बैंक को वापस कैपिटल मिलने वाली है। अब ये इल्यूजन है कि ग्रेट फाइनेंशियल इनोवेशन है, आने वाला वक्त बताएगा कि इस पे क्वेश्चन उठने लगे हैं और अभी आरबीआई ने भी इस पे कंसर्न रेज किया है और आरबीआई इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ डिस्कस करेगा कि इससे पहले जब भारत सरकार ने बॉन्ड इशू किए थे बैंकों के कैपिटलाइजेशन के लिए, वो इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड थे, उसमें सरकार इंटरेस्ट दे रही थी। अब यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं दे रही है, तो आरबीआई का पॉइंट यह है कि किस तरीके से इनका वैल्यूएशन किया जाएगा। जब बैलेंस शीट में लिखा जाएगा तो इनके वैल्यूएशन कैसा किया जाएगा, क्योंकि इनको कोई और संस्था तो खरीदेगी ही नहीं। आरबीआई और भारत सरकार इस मुद्दे को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसकी अकाउंटिंग होगी और तब पता लगेगा आगे भी सरकार ऐसे बॉन्ड इशू कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। बट आरबीआई इन पे रेड फ्लैग उठा सकता है और ऐसे बॉन्ड को शायद इशू करने से आगे रोक सकता है। अगर आपको ये समझ में आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और आपके जो भी प्रश्न कमेंट में पूछिए, हम आपको जवाब देंगे। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स मेड इजी बाय आई एग्जाम बी।